हेलो गाइस, मैं हूं पराग और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे भारत के लॉज पर। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर टू। इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कंपैरिजन बिटवीन इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता। एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जिसमें हमने कुछ प्रोविजंस कंपेयर करके देखे बिटवीन भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड के। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 1 से और भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के साथ डील करता है, कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के साथ भी डील करता है और कुछ स्पेशल लॉ से भी डील करता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप बैरक्स निकाल के रखिए। इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता, अभी भारतीय न्याय संहिता के बैरक्स में कंपैरिजन आ गया है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा और एक अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए। थैंक। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीएम्बल से। इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता का हम प्रीएम्बल देखेंगे साइमल्टेनियसली। हम हर एक प्रोविज़न को साइमल्टेनियसली कंपेयर करके चलते जाएंगे, इंडियन पीनल कोड और भारतीय संहिता के। ठीक है, तो हम प्रीएम्बल से चालू करते हैं। प्रीएम्बल क्या बोलता है? इंडियन पीनल कोड का प्रीएम्बल बहुत ही सिंपल दिख रहा है हमको, जो बोल रहा है वेयर इट इज़ एक्सपीडेंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। हमको जहाँ लगा कि हमको इंडियन पीनल कोड एक प्रोवाइड करना चाहिए, एक जनरल पीनल कोड हमने प्रोवाइड कर दिया है ताकि वो डील कर सके जो भी ऑफेंसेस इंडिया में कमिट होते हैं, तो उसके साथ डील कर सके, उसके पीनल कोड के अंतर्गत उसको पनिशमेंट हो सके। तो एक जनरल पीनल कोड हमने इंडिया को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, तो जो प्रियम्बल बोलना क्या चाहता है, प्रियम्बल क्या बोलना चाहते हैं, भारतीय न्याय संहिता का प्रियम्बल क्या बोलना चाहता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। अब मतलब बोला क्या गया है कि भाई हमने एक ऐसा एक्ट बनाया है जिसमें हमने जो प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रोविजंस थे, हमने उसको क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, जो स्कैटर्ड हुए थे, जो मतलब कि बिखरे हुए लॉज थे कुछ उसमें से, तो उसको हमने एक जगह लाया है, एक जगह कंसोलिडेट कर दिया है, एक सिंगल यूनिफाइड कोड बना दिया उसको हमने। ठीक है, और दूसरा क्या बोला, एंड अमेंड बोल रहा है वो। ठीक है, हमने वो जो प्रोविजंस थे, जो ऑफेंसेस से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, उसको हमने कुछ रिवाइज किया, हमने उसको अमेंड किया, अपडेट किया, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उसको अपडेट किया एज पर द सोशल जो नीड्स है उसके हिसाब से हमने उसको अपडेट कर दिया, रिवाइज कर दिया। ठीक है, कंसोलिडेट भी कर लिया, मतलब कि एग्जिस्टिंग लॉज को हमने एक रूफ के अंदर ला लिया, सिंगल यूनिफाइड कोड के अंदर ला लिया, और उसको अमेंड भी कर लिया, कुछ प्रोविजंस को हमने अमेंड भी कर लिया एज पर द सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये बोलता है उसका प्रियम्बल। अब हम आते हैं इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 1 पे। ठीक है, इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 1 क्या बोलता है कि टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। कि भाई टाइटल देखो, एक्ट का टाइटल देखो, एक्सटेंड कहाँ तक होता है, ये कोड कहाँ तक ऑपरेशन में है, कहाँ तक एप्लीकेबल है, इसकी बात करता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, देख जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। द एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड। ये एक्ट को हम क्या बोलेंगे, पहले स्टैंजा में क्या बोला है कि द एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड, तो ये एक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंडियन पीनल कोड बोलेंगे। एंड शैल एक्सटेंड टू द वोल ऑफ इंडिया, और ये जो एक्ट है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है, टू द वोल ऑफ इंडिया तक ये होता है, मतलब इंडिया की जहाँ तक टेरिटरी वहाँ तक। ठीक है, वोल ऑफ इंडिया। अब भारतीय न्याय संहिता क्या बोलता है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 क्या बोलता है, तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 बोल रहा है कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल, टाइटल जैसे हमने देखा ऊपर में टाइटल कैसा था इंडियन पीनल कोड, तो इसका भी एक शॉर्ट टाइटल है जो है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, द एक्ट में भी सिंपल सा बोला है यहाँ पे कि द एक्ट में भी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये एक्ट को हम भारतीय न्याय संहिता बोलेंगे।
अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली भारतीय न्याय संहिता है तो भारत में एप्लीकेबल होगा, ये मान के इन्होंने आगे में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा द एक्ट में भी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। ओके, अब सेक्शन हम इंडियन पिनल कोड में कोई भी प्रकार का ऐसा कोई सेक्शन डाला नहीं है जो भारतीय न्याय संहिता में डाला है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 1 क्लॉज 2 है हमको उधर देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, सेक्शन 1 क्लॉज 2 जो है, इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया इन फोर्स में हमको तो पता है, 1 जुलाई 2024 में इनफोर्स है, इनफोर्स में है। किसके थ्रू आया, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफिकेशन निकाला ऑफिशियल गैजेट में कि सो एंड सो डेट को ये जो है एक्ट जो है, जो संहिता है वो इनफोर्स में आएंगे। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो जो प्रोविजंस है, जो डिफरेंट प्रोविजंस है उनको लाना है इन्फोर्स में, तो उसके लिए भी क्या करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगी, नोटिफिकेशन निकालेंगी। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन निकालेंगे ऑफिशियल गैजेट में, उसके बाद ही उसको इन्फोर्स में लाएंगे। विदाउट नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट वो कोई भी जो प्रोविजन है जो छूटा है या फिर जिसको इन्फोर्स में लाना है उसको वो विदाउट ऑफिशियल गैजेट, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट नहीं ला सकती विदाउट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये तो इन्फोर्स में आ गया भारतीय न्याय संहिता, लेकिन इसमें जो एक सेक्शन है, सेक्शन 106 क्लॉज 2, जो कि अभी तक एनफोर्स में नहीं है। अब सेक्शन 106 क्लॉज 2 क्या बोलता है, सेक्शन 106 क्लॉज 2 जो बोलता है कि भाई, कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, जिसके लिए 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, एंड ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो हमने देखा है कि भाई ड्राइवर्स लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, कि भाई ये सेक्शन क्यों पुटअप किया गया कि जो भी एक्सीडेंट होते थे तो ड्राइवर्स लोग क्या भाग जाते थे। ठीक है, ट्रक ड्राइवर जैसा फॉर एग्जांपल ट्रक से एक्सीडेंट हो गया किसी कार का, या फिर ट्रक वाले ने किसी बाइक वाले को ठोक दिया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रक वाले क्या भाग जाते थे। ठीक है, और उसमें क्या होता था कि अब उनको उनको उनके ऊपर कड़ी पनिशमेंट के लिए, उनको एकदम कड़ी पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट रख दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। तो इसके लिए क्या किए थे कि जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने स्ट्राइक किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि भाई ये जो है, ये जो सेक्शन है वो इन्फोर्स में नहीं आएगा। तो अभी तक जो सेक्शन है, सेक्शन 106 क्लॉज 2, तो ये अभी तक इन्फोर्स में नहीं आया। अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पे विचार कर रही है कि इसमें क्या बदलाव लाया जाए और कब इसको इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, तो अभी तक ये सेक्शन इन्फोर्स में नहीं आया, सेक्शन 106 क्लॉज 2। अब हम आते हैं कंपैरिजन बिटवीन सेक्शन 2, 3, 4, 5 of Indian Penal Code with section 1 clause 3, section 1 clause 4, section 1 clause 5 and section 1 clause 6. सेक्शन 2 क्या बोलता है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। अब जो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया है वो अब आ गया सेक्शन 1 क्लॉज 3 में, जो बोलता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, एक बात बता दूँ, अगर आप बेर एक्ट होल्ड आउट किए हो, ठीक है, आपके पास बेर एक्ट है, तो उसमें आपको कहीं भी हेडिंग नहीं दिखेंगी, एक सेपरेट हेडिंग। जैसे हम इंडियन पिनल कोड में देखें, सेक्शन 2 दो बोल रहा है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। अब हमको भारतीय न्याय संहिता में जो है वो एक सेपरेट हेडिंग नहीं दिखेंगी, वो एक क्लॉज में दिखेंगी हमको। ठीक है, सेक्शन 1 क्लॉज 3 में दिया है जनरल ऐसे। ठीक है, तो अब जो सेक्शन 2 है वो सेक्शन 1 क्लॉज 3 में चले गया। सेक्शन 3 जो है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 1 क्लॉज 4 में चले गया, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। ठीक है, अब सेक्शन 4 जो है वो एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, तो ये अब हमको देखने मिल रहा है सेक्शन 1 क्लॉज 5 में ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब सेक्शन 5 जो है,
वो जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। जो सर्टन लॉज है वो ये एक्ट के वजह से अफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो अब ये सेक्शन कहाँ चले गया, सेक्शन 1 क्लॉज 6 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो ये हमने एक आउटलाइन देख ली है, एक आउटलाइन देख ली है कि भाई ये जो सेक्शंस है ये अब कंपेयर करेंगे तो ये सेक्शंस में थोड़ा चेंजेस है, सेक्शन नंबर में चेंजेस है। ठीक है, अब हम आगे इसका देखते हैं कि बेसिक प्रोविजन देखते हैं कि क्या सेक्शंस बोलने चाहते हैं। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता का बेयर एक्ट में देखिए सेक्शन 1 क्लॉज 3। तो 1 क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। पहले ही बता दूं कि कोई हेडिंग दी नहीं है, डायरेक्टली प्रोविजन दिया है उन्होंने, सेक्शन 1 क्लॉज 3। अब सेक्शन 1 क्लॉज 3 जो है वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है कि भाई भारत के अंदर की जुरिस्डिक्शन, मतलब भारत विद इन इंडिया, इंडिया में कहीं पे भी ऑफेंस होता है तो वो पनिशेबल होगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन बोलने क्या बोलना चाहता है देखते हैं कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। एवरी पर्सन बोला है, एवरी पर्सन हम नीचे ये बॉक्स में देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स में कि एवरी पर्सन मतलब कौन से पर्सन्स होते हैं, एवरी पर्सन में कौन पर्सन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो एवरी पर्सन में सबसे पहले हम, ठीक है, प्रोविजन देख लेते, प्रोविजन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि क्या बोल रहा है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, मतलब हर एक पर्सन लाइबल है पनिशमेंट के लिए अंडर दिस संहिता, ये संहिता के अंतर्गत। कि क्यों लाइबल है, क्यों पनिशमेंट के लिए लाइबल है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों पनिशमेंट के लिए लाइबल है, इसलिए पनिशमेंट के लिए लाइबल है यदि वो कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं या कोई कार्य नहीं करते हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन के अगेंस्ट हो, भारतीय न्याय संहिता के जो प्रोविजंस है उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट टू द प्रोविजन विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, जिसके लिए वो क्या होंगे, जिसके लिए वो गिल्टी माने जाएंगे, जिसके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, दोषी माने जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति, सिंपल में बताता, कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर में कोई एक्ट कमिट करता है, कोई भी ऐसा कार्य करता है या ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जो कि भारतीय न्याय संहिता के लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है, प्रोविजन के अगेंस्ट हो, सेक्शन के अगेंस्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, पनिश किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। ठीक है, भारत के लॉज के अंदर में उसको भारत के लॉज इन सेंस कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको पनिश किया जाएगा इंडिया में। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि एवरी पर्सन किसको बोला गया है। एवरी पर्सन में कौन आता है, एवरी पर्सन मतलब कि सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, मतलब कि भारत के नागरिक या भारत के नागरिक जो नहीं है, जैसे फॉरेनर्स हो गए, तो फॉरेनर्स को भी ये एप्लीकेबल होगा, भारत के नागरिक को भी एप्लीकेबल होगा, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज, क्या बोला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, स्टेटस, कास्ट, कलर और क्रीड, मतलब कि चाहे वो कोई भी रैंक का हो आदमी, भले वो फॉरेनर हो, लेकिन कोई भी रैंक का हो, कोई भी स्टेटस का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, कोई भी उसका कलर हो, कोई भी क्रीड का हो, वो मायने नहीं रखता। एवरी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, लेकिन कौन से व्यक्ति इसमें नहीं आती, एवरी पर्सन के इंटरप्रिटेशन में ये एवरी पर्सन के वर्ड में कौन से व्यक्ति नहीं आते। तो हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो नॉन जुडिशियल पर्सन है। अब नॉन जुडिशियल पर्सन मतलब कौन से, जैसे कॉरपोरेशन हो गया या कंपनी हो गई, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है वो एवरी पर्सन में नहीं आते। जैसे कि मान लीजिए, अब मुझे बताइए फॉर एग्जांपल कि कॉरपोरेशन या कंपनी कभी मर्डर कर सकती है, कभी डकैती कर सकती है, कभी थेफ्ट कर सकती है, नहीं ना, ये कभी ये ऐसे ऑफेंसेस कमिट नहीं कर सकते। इसलिए ये जो एवरी पर्सन है, एवरी पर्सन में नहीं आती नॉन जुडिशियल पर्सन। हाँ, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो, नॉर्मल सिंगल ऐसा पर्सन, वो मर्डर कमिट कर सकता है, वो थेफ्ट कमिट कर सकता है, वो स्नैचिंग का ऑफेंस कर सकता है, तो इसलिए सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स आर लाइबल, बट हियर नॉन जुडिशियल पर्सन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एवरी पर्सन। ओके, अब आता है
हमने देखा कि जो प्रोविज़न है उसमें एक बोला गया है एवरी एक्ट और ओमिशन। अब एक्ट और ओमिशन का मतलब क्या होता है? इसको हम एग्ज़ाम्पल के इससे समझेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए ने क्या किया? ए ने स्टैब किया बी को, ठीक है? ए ने चाकू भोंक दिया बी के इसमें, ठीक है? पेट में, ठीक है? ए क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? बी क्या हो गया? बी मर गया, ठीक है? बी मर गया। तो बी मर गया तो ये इसमें ए ने क्या किया? एक एक्ट कमिट किया, मतलब नाइफ जो मारा है, स्टैब किया नाइफ, तो वो क्या हो गया? एक्ट कमिट कर दिया, ठीक है? अब ओमिशन का क्या एग्जाम्पल देना? ओमिशन को हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए नाम का व्यक्ति जो है वो डूब रहा है, ठीक है? एक स्विमिंग पूल है, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल है, और ए नाम का व्यक्ति वहाँ पे स्विमिंग करते करते डूब रहा है। बी जो मान लेते हैं बी एकदम स्पेसिफिक है स्विमिंग में एकदम, तो वो बी नाम का जो व्यक्ति है वो एक्सपर्ट है स्विमिंग में, तो बी नाम के व्यक्ति ने उसको देख लिया। बी सीज एंड इग्नोर, बी ने उसको देखा वो डूब रहा है लेकिन उसको इग्नोर कर दिया, और जो ए नाम का व्यक्ति है वो मर जाता है डूबने से, ठीक है? ड्राउनिंग से मर जाता है, डूबने से मतलब मर जाता है। या फिर एक एग्जाम्पल इसको समझते हैं ओमिशन को, कि ए ने क्या किया? बी को खाना ही नहीं दिया। ए क्या किया? ए ओमिट्स टू गिव फूड टू बी, बी को खाना नहीं दिया। बी क्या हुआ? बी भूखमरी से मर गया, बी डाइज ड्यू टू स्टारवेशन। तो ये हो गया ओमिशन, ठीक है? एवरी एक्ट और ओमिशन, ठीक है, जो कि कॉन्ट्ररी हो प्रोविजन से, ठीक है? अब देखो ए ने स्टैब किया बी को, ए ने क्या किया? चाकू भोंका बी को, बी मर गया, तो ये क्या हो गया? मर्डर हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रोविजन के अगेंस्ट हो गया, ठीक है? भारतीय न्याय संहिता में मर्डर के लिए पनिशमेंट है, ठीक है? ओमिशन हो गया, ओमिशन उसने देखा, उसकी लीगल ड्यूटी थी उसको बचाना, ठीक है? मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी में डिफरेंस है, ठीक है? ठीक है, लाइबिलिटी सॉरी, तो वो डिफरेंस है उसमें, ठीक है? मॉरल और लीगल में, ठीक है? अब उसकी ड्यूटी थी लेकिन उसने बचाया नहीं उसको, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया? वो ए जो है इसके दायरे में आ गया, उसको पनिशमेंट होंगी, ठीक है? सॉरी, बी जो आ गया, बी जो आ गया दायरे में आ गया, उसने उसको बचाया नहीं, ठीक है? वो ड्राउन हो रहा था, बी उसके दायरे में गया, तो उसको उसने इंटेंशनली उसको बचाया नहीं, ठीक है? इंटेंशनली उसको बचाया नहीं, तो वो हो गया ख़त्म, ठीक है? तो इसके लिए पनिशमेंट होंगी बी को। अब बात करते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या बोलता है? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये बोलता है कि कौन से मतलब इंडिया में क्या इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है? क्या इंक्लूड होता है? लैंड होती है, इंटरनल वाटर्स होता है, रिवर्स होता है, लेक्स होता है, कैनल्स होता है। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स। शिप्स होती है, एयरक्राफ्ट्स होती है। मतलब ये जो भी इंडिया के टेरिटरी में ये जितने भी जगह है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, शिप्स हो गया, यहाँ पे अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है विद इन इंडिया में, जितने भी इंडिया के टेरिटरी में है, तो पनिशेबल होंगे विद इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, ठीक है? यदि कोई भी इस जगह पे ऑफेंस कमिट करता है तो। प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ मतलब क्या है? इसको जानने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल से, कि ये अगर कोई फॉरेनर है, ठीक है? फॉरेनर ने क्या किया कि भाई कोई ऑफेंस कमिट कर दिया इंडिया में, फॉर एग्जांपल स्नैचिंग में पकड़ लेते। एक फॉरेनर आया, ठीक है? कंट्री से, दूसरे कंट्री से आया इंडिया में, वो कुछ दिन रहा और उसने फिर क्या किया? एक स्नैचिंग का ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है? तो स्नैचिंग का ऑफेंस कमिट कर दिया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस ने पकड़ लिया उसको, तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे पता नहीं था कि आप इंडिया में स्नैचिंग करना कोई ऑफेंस है, हमारे कंट्री में तो ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है, इधर में इंडिया में ये जो है वो ऑफेंस है। तो ये जो है वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मतलब मुझे पता नहीं है कि ये जो चीज़ है वो ऑफेंस है इंडिया में, ये कभी एज अ डिफेंस नहीं ले सकता वो, ठीक है? कि भाई मुझे तो पता नहीं था कि स्नैचिंग करना ऑफेंस है, नहीं, ये तुम डिफेंस नहीं ले सकते हो। चाहे तुमको पता हो कि ये स्नैचिंग करना ऑफेंस है या ना पता हो, ठीक है, फिर भी तुम लाइबल रहोगे फॉर द पनिशमेंट अंडर भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? ये बोलना चाहता है प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ठीक है? ये एक
तुम भाई डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आते हैं क्रिमिनल मतलब एक इम्यूनिटी, ठीक है। देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, बहुत से एक्सेप्शंस हैं टू द क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। मतलब एक इम्यूनिटी है, इन लोगों को ये लॉ के अंतर्गत ट्राई नहीं किया जा सकता, या मतलब कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा इनके ऊपर, ठीक है। ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से? इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की है। इम्यूनिटी मतलब कि इनको एक्सेप्शंस में डाला है कि ये भाई इनको एप्लीकेबल नहीं होगा। किस किस को ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो ये लॉ इनको एप्लीकेबल नहीं होगा। किसको नहीं एप्लीकेबल होगा? कि भाई जो हाई डिग्निटरीज है, हाई डिग्निटरीज भारतीय न्याय संहिता किसको अपने जो हाई डिग्निटरीज है, ठीक है, हाई डिग्निटी वाले लोग हैं उनको नहीं एप्लीकेबल होगा। जो फॉरेन गवर्नमेंट है, हेड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। एम्बेसडर्स है उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। डिप्लोमेटिक एजेंट्स है उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नर ऑफ स्टेट्स है उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा जो है एलियन एनिमीज है, एलियन एनिमीज कैनॉट बी ट्राइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ वार बाय क्रिमिनल कोर्ट्स। जो एलियन एनिमीज है वो उनको ट्राई नहीं किया जा सकता क्रिमिनल कोर्ट्स में ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ वॉर। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ वॉर अगर वो पकड़े जाते हैं, कुछ भी होता है, तो उनको ट्राई नहीं किया जा सकता क्रिमिनल कोर्ट्स में। फिर थर्ड है कि वॉरशिप्स, वॉरशिप्स जो है उनको ट्राई नहीं, जो वॉरशिप्स है एंड जो जो आदमी है, जो मैन है ड्यूरिंग द वॉर, वो फॉरेन वाटर्स में है, ठीक है। फॉरेन वाटर्स में तो उनको यहाँ से एग्जेम्प्ट किया गया है, वो भी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो क्रिमिनल लाइबिलिटी उनके ऊपर बैठती नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑफेंस पे, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अब हमने जो प्रीवियस जो अभी देखा प्रीवियसली कि सेक्शन 1 क्लॉज 3 में हम डील कर रहे थे किसके साथ? हम किसकी बात कर रहे थे? ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। उसके मतलब कि इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग वो ट्राई किया जाएगा, इंडियन लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो कौन से ऐसे हम देखते हैं आगे में, ठीक है। तो ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस मतलब कि इंडिया के टेरिटरी के बाहर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। तो सेक्शन 1 क्लॉज 4, जैसे कि मैंने बोला कि बेयर एक्ट में आपको ऐसा कोई हेडिंग दिखेगा नहीं, ये मैंने आईपीसी से डाला है, तो सिर्फ बेयर एक्ट में आपको डायरेक्ट प्रोविजन दिखेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 क्लॉज 4 जो बात कर रहा है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई भी पनिश मतलब कोई भी ऑफेंस अगर कोई व्यक्ति मतलब सॉरी, कोई भी ऑफेंस अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है इंडिया के बाहर तो उसको इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेंगी। और यह मान के चला जाएगा कि भाई भले उसने ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट किया हो, लेकिन यह मान के चला जाएगा कि भाई उसने इंडिया में ही कमिट किया हो। मान के चलेंगे, डीम्ड इफेक्ट दिया है इसको, ठीक है। मान के चलो कि उसने इंडिया में ही कमिट किया। तो क्या बोल रहा है कि एनी प्रोविजन, क्या बोल रहा है? एनी पर्सन मतलब सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है, चाहे फॉरेनर हो या भारतीय नागरिक हो। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India as if such act has been committed in India। अब क्या बोला है? कोई भी व्यक्ति ने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया हो इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर, तो उस टाइम जो भी लॉ इन्फोर्स में होगा, जिस टाइम उसने ऑफेंस कमिट किया और उस टाइम जो भी लॉ इन्फोर्स में होगा इंडिया में, ठीक है, तो ऐसे समय क्या होगा कि उसको उस लॉ के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, मतलब उस लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट होंगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। यदि कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर कोई ऑफेंस कमिट करता है और भारत के बाहर जिस दिन वो ऑफेंस कमिट करता है उस दिन कौन सा लॉ एप्लीकेबल रहता है? जो भी लॉ एप्लीकेबल रहेगा तो उसको वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। एंड ही विल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, ठीक है, फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। तो बोला क्या गया है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न है,
वो जाता है बाहर कोई यूएसए वगैरह में जाता है, एंड ही इफ़ ही कमिट्स देयर एनी ऑफेंस, कि कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, वो इंडिया वापस है, तो उसको क्या करेंगे, उसको ट्राई किया जाएगा किसके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉज। अब जैसे भारतीय न्याय संहिता जो है 1 जुलाई 2024 में इन्फोर्स आया, मतलब कि ये लॉ क्या था, इन्फोर्स था। 1 जुलाई में वो व्यक्ति गया यूएसए में, और यूएसए में उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, या 1 जुलाई के बाद वो यूएसए गया और यूएसए में उसने कुछ ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, ऑफेंस कमिट किया उसने यूएसए में जाके, और वो वापस आता है इंडिया में, तो उसको क्या ट्राई किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, संहिता के, ये जो संहिता है भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग प्रोविजंस जो है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्राई किया जाएगा, उसको पनिशमेंट होंगी, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन के नाम पे जो कि मैंने ये आगे दिया हूँ, जो इलस्ट्रेशन है कि इफ़ अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी, कोई एक सोल्जर है इंडियन आर्मी में, ठीक है, अगर उसने क्या किया कि मर्डर कमिट किया नेपाल में, नेपाल में उसने मर्डर कमिट किया जब वो सर्विस में था, ठीक है, जब वो सर्विस में था, उस एक सोल्जर है, उसने जो इंडियन आर्मी में था, इंडियन आर्मी था, जो उसने नेपाल में जब क्या किया, मर्डर कमिट किया, ठीक है, मर्डर कमिट किया जब वो सर्विस में था, तो ही विल बी प्रोसिक्यूटेड, ही इज़ लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड टू लाइबल फॉर मर्डर इन इंडिया, ठीक है, तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा मर्डर के लिए इंडिया में, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया प्रोविज़न क्या बोलना चाहता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर कमिट करता है ऑफेंस, तो उसको ट्राई किया जाएगा इन अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, ठीक है, इंडियन लॉ के हिसाब से उसको ट्राई किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक पढ़ा था कि ये जो प्रोविज़न है इसमें हमने पढ़ा था कि बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई भी लॉ जो कि इन्फोर्स में हो उसके अकॉर्डिंग ही उसको डील किया जाएगा। अभी भारतीय न्याय संहिता इन्फोर्स में, तो भारतीय न्याय संहिता क्या है, भारतीय न्याय संहिता के पास प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब कि मैंने जैसे बताया, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या हो गया कि भाई 1 जुलाई 2024 को ये लॉ एनफोर्स में आया, भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता जो है एनफोर्स में आ गया। अब भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई एनफोर्स में आया, उसके बाद अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, उसके बाद अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो वो किसके मतलब उसको पनिशमेंट किसके अकॉर्डिंग होंगी, उसको पनिशमेंट होंगी भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो हो गया प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब उसको उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं हम जनरली, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है। तो भाई प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जनरली एप्लीकेबल किसको होता है, सब्सटेंटिव लॉज को। सब्सटेंटिव लॉज मतलब ऐसे लॉज है जहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज जो है डिफाइन किए जाते हैं, मतलब कि ये जो राइट्स है लाइबिलिटीज़ है वो डिफाइन किए जाते हैं पार्टीज़ के, ठीक है। तो ऐसे राइट्स का लाइबिलिटी मतलब कौन से सब्सटेंशियल लॉ कौन से होते हैं, जैसे हो गया भारतीय न्याय संहिता, हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। तो यहाँ पे कैसा है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ बताए जाते हैं कि यहाँ पे कोई अगर कोई व्यक्ति ने सो एंड सो ऑफेंस कर दिया तो इसके लिए ये पनिशमेंट है, तो भारतीय न्याय संहिता में क्या है, डिफाइन कर दिया कि ये राइट्स है तुम्हारे, ये लाइबिलिटीज़ है, अगर इसने ये कर दिया तो इसके लिए वो लाइबल रहेगा, ठीक है, उसने मर्डर कर दिया तो इसके लिए वो पनिशमेंट के लिए लाइबल रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जैसा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये इसके लिए लाइबल रहेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये जो है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करता है ये सब्सटेंटिव लॉ। और प्रोसीजरल लॉ मतलब कौन से हो गया, प्रोसीजरल लॉ मतलब सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, तो ये हो गया प्रोसीजरल लॉज। अब पहले हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया कि सब्सटेंटिव लॉ को एप्लीकेबल होता है। सब्सटेंटिव लॉ मतलब जो राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज के साथ डील करता है, ठीक है, उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि भारतीय न्याय संहिता जो है केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ, इन्फोर्स में आया। अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 2024 को ऑफेंस कमिट करता है तो वो लाइबल रहेगा पनिशमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 2024 के पहले, मतलब कि
जून में करता है, ठीक है, 1 जून में करता है, पकड़ के चलिए जून में जो 1 जून 2024 में करता है यदि कोई ऑफेंस, तो उसके लिए लागू नहीं होगा भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, उसके लिए लागू नहीं होगा। उसके पहले क्या था, हमारा आईपीसी था, ठीक है, आईपीसी डील करता था उसके साथ। लेकिन 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता इन्फोर्स में आया, तो 1 जुलाई से लेके उसके आगे तक, ठीक है, उसके आगे मतलब आगे बिल्कुल, तो आगे तक वो भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होगा, ना कि पीछे। पीछे में क्या था, हमारा आईपीसी था, 1 जुलाई के पहले क्या था, आईपीसी। 1 जुलाई के बाद जितने भी ऑफेंस कमिट होंगे उसके लिए भारतीय न्याय संहिता ये एप्लीकेबल होगा। ये होगी हमारा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, समझ में आया। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसको एप्लीकेबल होता है, सब्सटेंटिव लॉ को। जिस दिन लॉ आता है, सब्सटेंटिव लॉ आता है फॉर एग्जांपल, तो उस दिन से लेके आगे मतलब उसके आगे जितने भी ऑफेंस कमिट होते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा, मतलब उसको वो ही एक्ट लागू होगा, ना कि उसका पिछले वाला एक्ट। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करते हो तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रोसीजरल लॉस को लागू होता है। प्रोसीजरल लॉस हमने देखा कि सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, तो ये हो गया प्रोसीजरल लॉस, इस पे ये लागू होता है। अब रेट्रोस्पेक्टिव सब्सटेंटिव लॉस पे क्यों एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि भाई सब्सटेंटिव लॉस जो है वो राइट एंड लाइबिलिटी के साथ डील करते हैं। वो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो सब्सटेंटिव लॉ पे लागू हो गया तो राइट एंड लाइबिलिटीज़ जो है पार्टीज़ की वो अफेक्ट होंगी। इस वजह से क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, प्रोसीजरल पे एप्लीकेबल होता है, प्रोसीजर से कोई अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम प्रोसीजर में कुछ चेंजेस ला लेंगे तो इसके वजह से जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। प्रोसीजर ही चेंज होने वाली है ना, उसके अलावा कोई कुछ चेंज आने वाला नहीं आने वाला, ठीक है। तो भारतीय न्याय इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत, कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो है वो 2023 में आया, ठीक है, सॉरी 1 जुलाई 2024 में एनफोर्स हुआ, ठीक है। उसके जो प्रोविजंस है, कुछ प्रोविजंस जो है वो क्या हो रहे हैं, 1 जुलाई 2024 में आया, ठीक है। उसके कुछ प्रोविजंस जो है जो 1 जुलाई 2024 के पहले के जो ऑफेंसेस है, ठीक है, ऑफेंसेस है उसको भी एप्लीकेबल, मतलब प्रोसीजर है, ठीक है, उसको भी एप्लीकेबल हो रहे, ठीक है। जैसे कि या प्रोसीजर को एप्लीकेबल हो जाए, या फिर जो भी केस पेंडिंग है कोर्ट में, ठीक है, 1 जुलाई 2024 के पहले जो केस पेंडिंग है या फिर अंडर ट्रायल्स जो चालू है, ठीक है, उसके ऊपर भी लागू हो रहे। तो उसमें से ऐसा ही कुछ एक प्रोविजन है सेक्शन 436A ऑफ CRPC, ठीक है, और 479 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो जो 436A है ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो क्या बोलता है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है कैन बी रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड, ठीक है, पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज हो सकते हैं या फिर बेल पे रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, यदि उन्होंने आधे से ज़्यादा उनका जो भी उन्होंने ऑफेंस किया है, ठीक है, उन्होंने ऑफेंस किया उसमें से उन्होंने आधे से ज़्यादा, मतलब उन्होंने अपने काट लिए जेल, ठीक है, डिटेन हो गए मोर देन वन ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, ठीक है, डिटेन हो चुके हो, और ऐसे इसमें उनको छोड़ दिया जाएगा, मतलब वो छोड़ इन सेंस बेल ले सकते हैं, ठीक है, बेल ले सकते हैं पर्सनल बॉन्ड पे, उसको छोड़ रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट में PIL गई थी, वहाँ पे सेंटर ने बोला था कि जो सेक्शन 436A है उसका रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो 479 है भारतीय न्याय उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अब 479 में जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो क्या, वो सेक्शन क्या बोल रहा है कि भाई इट स्टेट्स दैट एन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ दे हैव गॉन डिटेंशन फॉर अ पीरियड एक्सटेंडिंग अप टू 1/2 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। अगर उन्होंने 1/2 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट काट लिया है, जो भी सेंटेंस दिया है 7 साल का, उसमें से 1/2 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट काट लिए, फॉर एग्जाम्पल 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा, अगर उसमें से 1/2 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट उन्हें काट लिया तो उनको रिलीज कर दो बेल पे, ठीक है। अगर
अगर हमने प्रीवियस प्रोविजन में क्या देखा था 436A में, उसने क्या किया, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है, मोर देन, आधे से ज़्यादा उन्होंने मैक्सिमम ऑफ सेंटेंस ये कर लिया है, काट लिया है, तो उनको बेल पे रिलीज कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, अप टू वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। सेंटर ने बोला कि 479 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब 1 जुलाई 2024 के पहले भी अगर कोई पेंडिंग केसेस है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, उनके ऊपर भी सेक्शन 479 लागू होता है। अगर उन्होंने वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट काट लिए तो उनके ऊपर भी सेक्शन 479 लागू हो जाएगा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब इसका रेट्रोस्पेक्टिव हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक ऐसा प्रोविजन है, एक ऐसा आर्टिकल है जो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को प्रोहिबिट करता है। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव हमने कहाँ प्रोहिबिट करेंगे, सब्सटेंटिव लॉ में प्रोहिबिट करते हो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को। लेकिन काय में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट प्रोहिबिट करता है, सब्सटेंटिव लॉ में, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ हमने देखा भारतीय न्याय संहिता वगैरह में, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता में ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को प्रोहिबिट करता है। भारतीय न्याय संहिता क्या है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ in force at the time of commission of the act charged as an offence, nor be subject to a penalty greater than that which have been inflicted under law in force at the time of commission of that offence। मतलब क्या बोला है कि भाई कोई भी व्यक्ति को, जो भी है, कोई भी व्यक्ति को कोई भी जैसे जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, और जो लॉ उस दिन एनफोर्स में रहा उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। देखिए 1 जुलाई 2024 में भारतीय न्याय संहिता इन्फोर्स में आया, तो अगर कोई भी व्यक्ति 1 जुलाई 2024 को या 1 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है भाई, तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही पनिशमेंट होंगी। यदि 1 जुलाई 2024 के पहले, मतलब 1 जुलाई मान के चले जून में किया, ठीक है, जून 1 जून 2024 के जून में किया, तो तब वहाँ पे लागू नहीं होगा। तब कैसा होगा कि वो इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब जिस दिन वो एनफोर्स में आया, जिस दिन उसने एक्ट कमिट किया, जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया और उस दिन वो एक्ट एनफोर्स में था, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट होंगी, ठीक है। मानने का कहने की ये बात है, ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की। अब क्या हो गया कि सेक्शन, हम आते हैं सेक्शन 1 क्लॉज 5 जो कि बात कर रहा है एक्सटेंड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की। अब ये जो है सेक्शन 1 क्लॉज 4 का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखे थे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्सटेंड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, ठीक है, मतलब उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 1 क्लॉज 5 क्या बोल रहा है, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल अप्लाई टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय। अब ये जो प्रोविजंस है संहिता के, ये उन लोगों पे भी लागू होते हैं, किन लोगों पे भी लागू होते हैं, जिन्होंने अगर ऑफेंस कमिट किया हो। किसने ऑफेंस कमिट किया वो देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि देखो क्या कहता है सेक्शन 1 क्लॉज 5 क्लॉज ए, कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विद इन और बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई भी भारतीय नागरिक हो, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, यदि कोई भी वो ऑफेंस कमिट करता है तो उसको ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट होंगी, ठीक है, उसको डेल किया जाएगा। तो इसके लिए एक समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन हम लेते हैं कि देखिए आपके बैराक में एक इलस्ट्रेशन दिया है जो ये सेक्शन 1 क्लॉज 5 क्लॉज ए का है, ठीक है। ए who is a citizen of India commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried or convicted of murder in any place in India in which he may be found। मतलब क्या बोला है कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो क्या है,
भारतीय नागरिक है। यदि वो व्यक्ति ने भारत के बाहर में रह के या भारत के अंदर में कोई भी अगर ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, कोई भी ऑफेंस अगर वो भारत के अंदर या भारत के बाहर कमिट करता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि उसको ट्राई किया जाएगा या और कन्विक्ट किया जाएगा मर्डर के लिए, ठीक है, कमिट्स अ मर्डर, सॉरी मैंने क्या बोला था कि ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, कमिट किया मर्डर, मर्डर कमिट किया है, एक तो इंडिया के बाहर किया या फिर इंडिया के अंदर किया है, ठीक है, दोनों में से कहीं पे भी कर सकता है, ठीक है, या तो फिर इंडिया के अंदर किया इंडिया के बाहर किया, तो उसके लिए क्या होगा, वो ट्राई किया जाएगा या फिर कन्विक्ट किया जाएगा इन इंडिया में। जब भी वो इंडिया में आता है तो उसको वो ट्राई किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए पनिश किया जाएगा। जब भी वो इंडिया में आता है तब उसको कन्विक्ट किया जाएगा या पनिश किया जाएगा और उसके ऊपर ट्रायल चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कोर्ट्स के हिसाब से, ठीक है, और उसको पनिशमेंट मिलेंगी अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, अगर वो कन्विक्टेड हुआ तो। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देते हैं कि ए एन इंडियन हिंदू मेल, एक ए हिंदू इंडियन मेल सिटीजन, इंडियन सिटीजन है, हु हैज़ अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन इंडिया, goes to the United States for higher studies. There he marries an American girl. The provision of this Sanhita would apply to A on his return to India, since bigamy is an offense for which he would be prosecuted under Section 82 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. अब मान के चलिए ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि ए नाम का व्यक्ति है जो हिंदू मेल है, इंडियन सिटीजन है, ठीक है, उसकी एक वाइफ है और 2 बच्चे इंडिया में, ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है अपने पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, और उसको एक वहाँ पे एक लड़की पसंद आ जाती है, अमेरिकन लड़की, और वो उससे शादी कर लेता है, ठीक है। अब ये जो प्रोविज़न है भारतीय न्याय संहिता का उसको अप्लीकेबल होगा। भाई हमारे इंडिया में तो बाइगेमी मतलब 2 शादी करना विदाउट डाइवोर्स, अगर 2 शादी 2 बीवी रखता है कोई तो उसको बाइगेमी का ऑफेंस बोला जाता है, ठीक है। अगर वो वापस इंडिया आता है, ठीक है, कभी भी वो अगर इंडिया में आता है तो उसको बाइगेमी जो है ऑफेंस के जो भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 82 के अंतर्गत बाइगेमी है तो उसको अकॉर्डिंग उसके पनिशमेंट होंगी, उसको डेल्ट किया जाएगा, उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा, ठीक है, उसको कन्विक्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अब सेक्शन अब हम बी क्लॉज में आते हैं, ठीक है, सेक्शन हम आते हैं सेक्शन 1 क्लॉज 5 क्लॉज बी में। उसमें क्या बोला है कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इट मे बी, मतलब क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन से हमारा क्या मतलब है, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन की, मतलब भारतीय नागरिक या फॉरेनर, ठीक है, यदि कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, कहाँ ऑफेंस कमिट कर रहा है, कोई भी शिप पे हो गया, एयरक्राफ्ट पे हो गया जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया की एयरक्राफ्ट या शिप पे कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके लिए ये दंड भारतीय न्याय संहिता जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है वो एप्लीकेबल होगा और वो पनिशेबल होगा इस न्याय संहिता के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे हमको समझने के लिए ये लिया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो क्राइम कमिट करता है कोई भी बोट पे या शिप पे या वेसल पे, ठीक है, इंडियन जो चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो या फॉरेनर हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि इंडियन कोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही उसका ट्रायल चलेगा, ठीक है, इंडियन कोर्ट्स में उनका ट्रायल चलेगा और उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको पनिशमेंट होगी अगर इफ़ ये फाउंड गिल्टी, ठीक है। इफ़ द वेसल इज़ फ्लाइंग एंड इंडियन फ्लैग इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, हमने तो ये देखा कि इंडियन वो क्या होना चाहिए, सिर्फ इतना याद रखना कि वो शिप जो है या फिर जो इंडियन एयरक्राफ्ट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, वो भारत का एयरक्राफ्ट होना चाहिए, शिप होनी चाहिए, ठीक है। अब सी क्लॉज में आते हैं। सी क्लॉज क्या बोलता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विद इन और बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, मतलब क्या बोला है कि एनी पर्सन, कोई भी चाहे पर्सन हो, चाहे वो सिटीज़न हो नॉन सिटीज़न हो, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, ठीक है, अगर बैठे बैठे वो क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है ऑफेंस, कोई भी भारत के कंप्यूटर रिसोर्स से टारगेट कर रहा है उनको जो कि भारत में लोकेटेड है, भारत में लोकेटेड जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेस है
अगर कोई व्यक्ति टारगेट कर रहा है उस कंप्यूटर रिसोर्सेस को, तो वो भी व्यक्ति जो है वो भी लाइबल रहेगा पनिशमेंट के लिए अंडर भारतीय न्याय संहिता, उसके ऊपर लागू होगा। चाहे वो साइबर क्राइम जैसे टारगेट रिसोर्स जैसे साइबर क्राइम्स होते हैं, तो साइबर क्राइम जैसे होते हैं, कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम करता है तो उसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको पनिशमेंट होंगी। उसके लिए आईटी एक्ट भी है, ठीक है। अब सेक्शन जो है, सेक्शन हम आते हैं सेक्शन, अब हम, हाँ, हम देखते हैं सेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 1 क्लॉज 5 जो भारतीय न्याय संहिता का है वो डील करता है एक्स्ट्रेडिशन के साथ, ठीक है। एक्स्ट्रेडिशन लॉ की भी बात करते हैं। अब एक्स्ट्रेडिशन मतलब क्या है? एक्स्ट्रेडिशन एक सिंपल सी बात बताते हैं। एक्स्ट्रेडिशन इज द लीगल प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर विदाउट द पर्सनस कंसेंट। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति, मतलब जिसने कि ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, उसको क्या, यदि कोई उसने यूएसए में ऑफेंस कमिट किया हो, ठीक है, या फिर वो यूएसए में, ठीक है, हमारे इधर का बंदा है, कोई यूएसए में ऑफेंस कमिट कर रहा हो, ठीक है, अब उसको हमको लाना है वहाँ से, तो कैसे लाएंगे उसको? एक्सट्रेडिशन प्रोसेस थ्रू लाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या है? एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन होनी चाहिए भाई, तभी हम उसको ला सकते हैं। हमारे इधर एक एक्सट्रेडिशन एक्ट भी है, ठीक है। अब इसको हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि अ फॉरेनर आफ्टर कमिटेड अ क्राइम इन यूके steps into India, he may be sent back to the UK where the offense was committed for trial on the proper requisition by that country via the Extradition Act 1962। अब क्या बोला है? ए एक व्यक्ति है जो कि फॉरेनर है, उसने क्या किया? यूके में एक क्राइम कमिट कर दिया और वो क्या आया है? इंडिया में आया, ठीक है। यूके में क्राइम कमिट करके वो इंडिया भाग के आया, तो ऐसे इसमें क्या हुआ? ही में बी सेंड बैक टू यूके, उसको हम क्या करेंगे? यूके में वापस भेजेंगे एक्सट्रेडिशन प्रोसेस से, क्योंकि उसका जो ट्रायल वगैरह चलेगा वो यूके के कोर्ट में चलेगा, ठीक है। तो यूके में उसको हम भेजेंगे वापस ऑन द अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रेडिशन एक्ट के अंतर्गत, और हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ भी रहती है, उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक्सट्रेडिशन से बात करता है। अब एक क्वेश्चन आता है मन में, आपके मन में भी आया होगा कि भाई, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स एन ऑफेंस इन यूएसए, prosecuted and punished by the court of USA, and thereafter he came back to India, whether such person will be prosecuted and punished again within India for the same offense। मतलब मेरा बोलना यह है कि यदि कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, यदि वो कोई ऑफेंस कमिट करता है यूएसए में, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको पनिश किया जाता है उधर के कोर्ट में, ठीक है, यूएसए के कोर्ट में, और उसके बाद वो क्या आता है? स्टेप बैक करता है इंडिया में वो वापस आता है। क्या उसको फिर से इंडिया में पनिशमेंट होंगी? क्या उसका फिर से ट्रायल होगा, उसको पनिशमेंट मिलेंगी इंडिया में अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता के, यहाँ के लॉस के अकॉर्डिंग में? तो आपका क्या आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा तो आंसर नो है, ठीक है। क्यों नो है मैं बताता हूँ। उसका एक रीज़न है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो किससे प्रोटेक्ट करता है? एक बताता, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या बोलता है कि भाई, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम टाइम, ठीक है, फॉर द सेम टाइम फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। अब देखो, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, उसको लिए ऑलरेडी उसको पनिश किया गया, ऑलरेडी उसको प्रोसिक्यूट किया गया, उसके ऊपर उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, ठीक है। अब उसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है, उसको यूएसए में पनिशमेंट हो चुकी है। अब वहाँ का व्यक्ति जब यहाँ पे आता है तो उसको फिर से क्यों मतलब फिर से क्यों पनिशमेंट मिले? ऑलरेडी उसने तो पनिशमेंट काट चुका है अपनी वहाँ पे, उसको ऑलरेडी वहाँ के कोर्ट ने पनिशमेंट दे चुकी है, तो अब यहाँ पे क्यों उसको पनिश किया जाएगा? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, फंडामेंटल राइट्स का हमको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कि हमको दो बार एक ही सेम ऑफेंस के लिए हमको दो बार प्रोसिक्यूट नहीं किया सकता, हमको पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमको पनिश नहीं किया जा सकता एक ही ऑफेंस, मतलब नो डबल जियो पार्डे बोलते हैं इसको, ठीक है। हमको एक ही
ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि भाई नो, इसका रीज़न यही है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई एक बार उसको पनिशमेंट मिल गई तो दूसरी बार उसको पनिशमेंट नहीं मिलेंगी एक ही ऑफेंस के लिए। हाँ, अगर उसका कोई दूसरा ऑफेंस है, उसने बाद में कोई दूसरा ऑफेंस कमिट किया हो, तो उसके लिए पनिशमेंट होंगी, लेकिन एक ही ऑफेंस के लिए उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं हो सकती एज पर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब हम आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है अभी हमारे मन में कि भाई यदि वही व्यक्ति इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, इंडियन सिटीज़न है, एक एक भारतीय नागरिक है, वो क्या कर रहा है, यूएसए में जाता है, ठीक है, यूएसए में वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है। अब वहाँ पे उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है एंड वो एक्विट हो जाता है, मतलब कि उसको छोड़ देते हैं, उसको ये मतलब अगेंस्ट कोई उतना ये नहीं मिलता, ठीक है, उसको एक्विट कर देते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ के जो कोर्ट है उसको, यूएसए का कोर्ट है, वो छोड़ देता। अब वो आता है इंडिया में आता है, तो क्या उसके ऊपर फिर से ट्रायल चलेगा, क्या उसको फिर से प्रोसिक्यूट किया जाएगा, फिर से उसके ऊपर ट्रायल किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस के लिए? तो यहाँ पे आंसर आता है यस, कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो वहाँ से एक्विट हो गया है। ही मे बी प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि आर्टिकल 20 पे अगर हम गौर करेंगे तो आर्टिकल 20 का बोलना ये है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। एंड पनिश की बात कर रहा है, एक्विटेड की बात नहीं कर रहा है, प्रोसिक्यूटेड एंड एक्विटेड नहीं बोला है। एंड पनिश, अगर उसको पनिशमेंट हो गई है तो उसको डबल बार उसके लिए पनिशमेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर प्रोसिक्यूट एंड एक्विटेड हुआ है तो भाई वो एक्विटेड हुआ है तो उसको प्रोसिक्यूट फिर से किया जा सकता, उसका ट्रायल फिर से चल सकता, उसके ऊपर फिर से सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल चल सकता है अगर वो एक्विट होके आया तो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब सेक्शन 1 क्लॉज 6 पे आते हैं हम, जो कि बोलता है सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस संहिता। सर्टन लॉज जो है वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए संहिता के अंतर्गत, ठीक है। कौन से लॉज है जो कि अफेक्ट नहीं होने चाहिए? अब देखते हैं हम सेक्शन 1 क्लॉज 6, जो बोल रहा है द संहिता शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट पनिशिंग म्यूटिनी एंड desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of government or any special law or local law, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और any special law और लोकल लॉ। तो भाई क्या बोलना चाहता है, ये जो संहिता है, ये जो मतलब भारतीय न्याय संहिता है, ये क्या है, जनरल लॉ है। तो ये जनरल लॉ क्या है, इस जनरल लॉ के प्रोविजंस क्या करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। यदि कोई यदि कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, ठीक है, उसके स्पेशल या लोकल लॉ को कोई अफेक्ट नहीं करेगा इसके संहिता के प्रोविजंस। यदि कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोला, पनिशिंग म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब एनी एक्ट ऑफ पनिशिंग म्यूटिनी, मतलब कि कोई बगावत कर देता है, कोई सोल्जर है अगर वो बगावत कर देता है या भाग जाता है, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, तो उसको क्या करेगा, उसको संहिता डील नहीं करेगा, मतलब भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग डील नहीं होगा। उनके कुछ स्पेशल लॉ रहते हैं, आर्मी वालों के कुछ स्पेशल, सोल्जर वालों के स्पेशल लॉज रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको डील किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा, ना कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उनको पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये बोलना चाहते हैं। अब ये जो है, ये जो सेक्शन 1 क्लॉज 6 जो है वो बेस्ड है लीगल मैगजीन पे, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि एक लीगल मैगजीन है, जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। क्या बोला है, जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, मतलब क्या बोल रहा है, जनरल लॉज डज नॉट प्रिवेल ओवर स्पेशल लॉ। मतलब क्या बोलना चाहता है कि हम यदि स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा स्पेशल लॉ को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि जनरल लॉ को। जनरल लॉ प्रिवेल नहीं होगा, स्पेशल लॉ प्रिवेल होगा हमेशा। अगर कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट, सपोज सुप्रीम कोर्ट के आगे फॉर एग्जांपल कि स्पेशल और जनरल लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू है कि भाई हम स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिश किए या जनरल लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिश कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको हमेशा स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेंगे, क्योंकि स्पेशल लॉ है वो ऑलवेज प्रिवेल करता है अकॉर्डिंग टू द लीगल मैगजिम, जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, ठीक है। अब
डिफरेंस देख लेते हैं स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ में क्या डिफरेंस है भाई। स्पेशल लॉ जो है कंफ्यूज होता है कभी कभार स्पेशल लॉ लोकल लॉ क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल की पॉक्सो हो गया, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंसेस से, तो इसलिए ये क्या हो गया, स्पेशल लॉ है। अब लोकल लॉ क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पार्ट, कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है वो लोकल लॉ। जैसे कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक स्टेट है, तो महाराष्ट्र में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, मोको का, MCOCA, मोको का, ठीक है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। तो ये क्या हो गया, एक लोकल लॉ है, मतलब यहाँ का लोकल लॉ है महाराष्ट्र का, ये एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है। अब फिर से एक आता है कि भाई एक कि यदि कोई व्यक्ति को स्पेशल सॉरी क्या बोल रहे हैं कि कोई लोकल लॉ या स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट हो चुकी है, ठीक है, तो क्या उसको जनरल लॉ के अकॉर्डिंग भी पनिशमेंट होंगी। क्वेश्चन तो आए होंगे ना माइंड में कि भाई यदि उस व्यक्ति ने स्पेशल लॉ के अंदर में अगर उसने पनिशमेंट काट ली है, उसको पनिशमेंट हो चुकी है, उसने पनिशमेंट काट के भी आ गया, ठीक है, अब उसको क्या जनरल लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट होंगी, ठीक है, वो सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम ऑफेंस के ऊपर उसको क्या पनिशमेंट होंगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक केस है कोलावेरा राघव राव वर्सेस गोरंतला वेंकटेश्वर राव, एक क्रिमिनल अपील है 1160 ऑफ 2006, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट है इस केस में, रिस्पोंडेंट था, उसको ऑलरेडी कन्विक्ट कर दिए थे सेक्शन अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंस के केस में, ठीक है, चेक बाउंस के केस में अंडर सेक्शन 130 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत उसको ऑलरेडी पनिश कर दिए थे, उसको ऑलरेडी कन्विक्ट कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ये था पिटिशनर था, उसने क्या किया, सॉरी, हाँ, तो पिटिशनर था, उसने क्या किया कि भाई उसके ऊपर 420 का चार्ज बैठा दिया, ठीक है, जो कंप्लेनेंट था उसने क्या किया, 420 का चार्ज फिर से बैठा दिया उसके ऊपर, सिमिलर फैक्ट्स के ऊपर, सेम फैक्ट सेम चीज़ के ऊपर, सेम फॉर अ डिफरेंट ऑफेंस, ठीक है, सेम सिमिलर फैक्ट्स के ऊपर लेकिन डिफरेंट ऑफेंस, ऑफेंस क्या है, डिफरेंट है उसका, सिमिलर फैक्ट्स है लेकिन डिफरेंट ऑफेंसेस है। तो क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नो पर्सन कुड बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, डिफ ठीक है, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला कि नो पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति को ट्राई नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए, नॉर ऑन द सेम फैक्ट्स, सेम ऑफेंस के लिए भी उसको ट्राई नहीं किया जा सकता, नॉर ऑन द सेम फैक्ट्स के ऊपर उसको ट्राई नहीं किया। ऑलरेडी उसने 138 में उसको कन्विक्ट किया गया था, तो फिर 420 चीटिंग जो है आईपीसी में था, चीटिंग के लिए उसको फिर से क्यों पनिश किया जाए। तो इसकी जो ये थी उसको रिजेक्ट किया गया, और उसने ऑलरेडी ये काट चुका था 138 में, ये क्या क्या बोलते, कन्विक्ट हो चुका था, तो उसके लिए अभी उसको फिर से पनिश नहीं किएंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कीजिए, या आपको यदि कोई भी क्वेश्चन होगा तो, ठीक है, थैंक यू।